तो सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, आगे के क्वेश्चन है, यहाँ तक आपके क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये मैं कहना चाह रही थी बच्चों कि आप लोगों में से जिसको ये चैनल है जो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने कमेंट सेंड कर दीजिएगा। ठीक, और आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ASMG नाम से है, जो मेरा चल रहा है। ठीक है, उसमें भी जो मेन स्टेटमेंट हैं वो भी मैंने है जो उसमें दिए हुए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। और सभी बच्चे जो ज्वाइन कर लें, और लोगों को प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, ध्रुपद के कितने भाग होते हैं? ठीक है, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4। वो 4 भाग कौन से होते हैं देखिएगा। सबसे पहले तो ध्रुपद के बारे में जान लीजिए। देखिए शॉर्ट डेफिनेशन भी दी है, जिससे कि आपको ध्रुपद के डेफिनेशन या समझने में आसानी होगी। ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गीत है, जिसे गाते समय कंठ और फेफड़े पर बल लगता है। इसका प्रचलन मध्यकाल में अधिक था, किंतु आजकल जन रुचि में परिवर्तन होने के कारण इसका स्थान ख्याल गायकी ने ले लिया है। इस गायन शैली में भक्ति रस, वीर रस, शांति रस तथा श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है ज़्यादातर कि ध्रुपद में है जो किस है जो रस की है जो सबसे ज़्यादा प्रधानता रहती है। ध्रुपद के 4 भेद होते हैं, स्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग। ये हमने आपको पहले भी वीडियो में कई बार बताया है। फिर ध्रुपद गीत में प्रायः क्या गाया जाता है? श्रृंगार रस के गीत, भक्ति गीत और होली के गीत और फिल्मी गीत। जैसा कि भी हमने आपसे पूछा था कि ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। देखिए वही क्वेश्चन है जो आगे आ गया। तो ध्रुपद गीत में प्रायः कौन सा गीत गाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा भक्ति गीत। ठीक है, फिर ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गीत है। इसे गाते समय कंठ और फेफड़े पर जोर पड़ता है। इसका प्रचलन मध्यकाल में अधिक था, किंतु आजकल जन रुचि के कारण इसका स्थान ख्याल गायकी ने ले लिया है। इस गायन शैली में भक्ति रस, वीर रस, शांत रस तथा श्रृंगार रस की भी प्रधानता रहती है। और ध्रुपद के 4 भाग होते हैं, स्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमार गीत में कौन से ताल में गाया जाता है? 1 ताल, 4 ताल, 3 ताल और धमार ताल। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपका 4, धमार ताल में। धमार गीत धमार ताल में ही गाया जाता है। धमार गीत धमार ताल में ही गाए जाते हैं। धमार ताल में होरी प्रसंग के गीत जो कि ध्रुपद शैली पर गाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? धमार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटे छोटे तानों की लड़ी को क्या कहते हैं? लय कहते हैं, ताल कहता है, टप्पा कहते हैं और ठुमरी कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए, तो इसका हो जाएगा टप्पा। टप्पा गायन शैली में छोटे छोटे तानों की लड़ी पिरोई जाती है। ऐसा प्रचलित है कि टप्पा गायन शैली का आरंभ पंजाब में ऊंट पर सवार होकर चलने वाले कबीलों के लोकगीत से हुआ था। ये क्वेश्चन ज़्यादातर स्टेटमेंट पूछा जाता है कि टप्पा गायन शैली का आरंभ किस तरह से माना जाता है। ठीक है, तो इसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। फिर 7 स्वर वाले राग को क्या कहते हैं? औड़व कहते हैं, संपूर्ण कहते हैं, षाड़व कहते हैं, औड़व। ये तो सभी को मालूम होगा, जिसमें 7 स्वर लगते हैं उसको संपूर्ण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट ये दिया है, 7 स्वरों वाले राग को संपूर्ण राग कहते हैं। इसमें इसकी राग की जाति का पता चलता है। देखिए ये क्वेश्चन दिए हैं, इसके आंसर दिए हैं, ये तो ठीक है। देखिए स्टेटमेंट दिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो, वो आपको इस तरह से आपके माइंड में है जो कभी भी आप पढ़ें तो वो रिमाइंडर हो जाए। ठीक है, कि चीज़ सही है या गलत है। फिर देखिए वाद्यों को शारंग देव के अनुसार मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 1, 2, 3, 4। तो आंसर आपका हो जाएगा 4। तो वाद्यों को 4 भाग में विभाजित किया गया है। कौन कौन से वाद्य देखिएगा? वाद्यों को शारंग देव के अनुसार मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तत्वाद्य, सुषिरवाद, घन्यवाद और अवनद्यवाद। तो आंसर आपका हो गया 4 आंसर आपका हो गया। तो ये चारों में विभाजित किया गया। फिर जिन वाद्यों में चमड़े पर आघात करने से स्वर उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तत्वाद, सुषिरवाद, अवनद्यवाद, घनवाद। तो आंसर इसका हो जाएगा अवनद्यवाद। इससे पहले मैं आपको जब अवनद्यवाद की परिभाषा बताई है तो आपको हमने बताया हुआ है। जिन वाद्यों में चमड़े पर आघात करने से स्वर उत्पन्न किए जाते हैं उसे अवनद्यवाद कहते हैं। उसके उदाहरण हैं तबला, पखावज, ढोल, है ना। इस तरह से है जो मृदंग, ये सब चीज़ें हैं जो मतलब किसी चमड़े के होते हैं तो उसी पे कहा जाता है।
इस राज को कौन से यंत्र से बजाया जाता है? देखिए ये नया क्वेश्चन, रीड के द्वारा, मिजराब के द्वारा, कमानी के द्वारा या हवा के द्वारा। तो कोई वाद्य है किसी न किसी के द्वारा ही बजाया जाता है, उसी ध्वनि पे आघात किया जाता है किसी चीज़ से, तभी है जो उसको है जो बजाया जा सकता है ना। तो इस राज को किस यंत्र से बजाया जाता है? तो आपका आंसर हो गया कमानी द्वारा। इस राज को कमानी के द्वारा बजाया जाता है। इस राज एक प्रकार से सितार और सारंगी का ही रूपांतर है। इस राज को दिलरुबा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों सबसे ज़्यादा आता है। इस राज को सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं? दिलरुबा कहते हैं। यह दिलरुबा है का दूसरा नाम क्या है? वो इस राज है। किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने के गायन में क्या कहते हैं? मीड़ कहते हैं। तो वाद्यों को क्या कहेंगे? किसी एक स्वर से दूसरे तक जाने को गायन में मीड़ कहते हैं। तो वाद्यों में क्या कहेंगे? आकर्ष कहेंगे, अपकर्ष कहेंगे, सत कहेंगे या गत कहेंगे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3 सत। किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को गायन में मीड़ कहते हैं। तो वाद्यों को उसे सूत कहते हैं। ठीक है। फिर है दिल्ली बाज को क्या कहते हैं? झाला कहते हैं, ठाठ कहते हैं, गत कहते हैं, मसीद खानी कहते हैं। ठीक, तो दिल्ली बाज को कहते हैं मसीद खानी। दिल्ली बाज को मसीद खानी कहते हैं। तबले का ये प्रथम घराना है। इसकी शुरुआत उस्ताद सिद्धार्थ खान ने की। दिल्ली घराने में चाटी और शाही के बोलों का प्रयोग होता है। देखिए है कितनी मतलब इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको देखिएगा ज़रूर और ज़रूर नोट कर लीजिएगा। फिर रजा खानी गत क्या कहते हैं? लखनऊ बाज, इलाहाबादी बाज, बम्बईया बाज या कलकत्ता बाज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रजा खानी बाज को लखनऊ बाज कहते हैं। दिल्ली बाज को कहते हैं जो मसीद खानी और रजा खानी कहते हैं लखनऊ बाज को। ठीक है। फिर देखिएगा तबले, देखिए यहाँ पे लिखा भी है रजा खानी बाज को लखनऊ बाज कहा जाता है। इस घराने की नींव मोदू खां और बख्शू खां ने की। ये भी पूछा जाता है इसके है जो मतलब है जो इसकी घराने की नींव किसने डाली? तो किसने डाली? मोदू खां और बख्शू खां ने। फिर तबले के ठेके को सुनकर हम पहचानते हैं, स्वर पहचानते हैं, ताल पहचानते हैं, लय पहचानते हैं, बोल पहचानते हैं। भाई तबले की बात हो रही है तो ताल ही पहचानेंगे ना। तो तबले के ठेके को सुनकर हम ताल को पहचानते हैं। जिस वाद्यों पर आघात करने से स्वर उत्पन्न होते हैं उसे अवनद वाद्य ही कहा जाता है। तबला उनमें से एक है। तबले का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। फिर है तानपुरे को किसके द्वारा बजाया जाता है? छड़ी के द्वारा, नाखूनी द्वारा, उंगलियों द्वारा और मिजराब द्वारा। तो तानपुरे को किसके द्वारा बजाया जाता है? उंगलियों के द्वारा। आपने बहुत बार देखा भी होगा तानपुरे को बजाते हुए कि फिंगर से ही बजाया जाता है। तानपुरे को उंगलियों के द्वारा बजाया जाता है। तानपुरे को तंबूरा भी कहते हैं। ये देखिए ये भी क्वेश्चन एक बन गया आपका। तानपुरे में 4 ताल लगे होते, एक नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया। ये भारतीय संगीत का लोकप्रिय तंत्रवाद है। देखिए तंत्रवाद में भी आपको पता है तानपुरा, जिसका प्रयोग संगीत, शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है शास्त्रीय संगीत में जो कौन से वाद्य का प्रयोग संगत के लिए किया जाता है, तो आपका तानपुरा ही है। फिर शहनाई में किस यंत्र द्वारा स्वरोत्पत्ति होती है? ठीक है, तो क्या पत्ती के द्वारा होती है, तने के द्वारा होती है, पेड़ के द्वारा होती है, जड़ के द्वारा होती है? तो आंसर आपका हो जाएगा पत्ती। ठीक है, उसके अंदर पत्ती लगी होती है, उसके द्वारा स्वरूप की उत्पत्ति होती है। ठीक, फिर उस्ताद अली अकबर खां को कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर हैं? सितार, वीणा, सरोद और तानपुरा। इनमें से कौन सा आंसर होगा? सरोद। उस्ताद अली अकबर खां है जो सरोद से है जो रिलेटेड है। उस्ताद अली अकबर खां के जाने माने सरोद वादक एवं हिंदू शास्त्रीय संगीत के साधक थे। उस्ताद अली अकबर खां को पद्म विभूषण तथा पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों से सम्मानित किया गया। फिर हिंदुस्तान में मशहूर शहनाई वादक का नाम क्या था? उस्ताद अल्लाह रखा खां, बिस्मिल्लाह खां, नाना साहब पानसे, भैरव साहब। ये आसान क्वेश्चन आप बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसका ऑप्शन नंबर 2 है बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। इनका जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। सन 2001 में इन्हें भारत सरकार ने सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। राग वृंदावनी सारंग का वसम प्रकृति राग कौन सा है? काफ़ी, सूर मल्हार, मियाँ मल्हार और मियाँ की सारंग। ठीक है, तो इसका संप्रकृति राग कौन सा हुआ बच्चों? तो इसका आंसर हो गया आपका सुर मल्हार। राग वृंदावनी सारंग का संप्रकृति राग
सुर मल्हार है। राग सारंग को राग वृंदावनी सारंग भी कहते हैं। यह एक अत्यंत मधुर राग है। यह वृंदावनी सारंग के संप्रकृति राग सुर मल्हार मेघ मल्हार है। ठीक है, इसका थाट काफ़ी है। देखिए ये भी क्वेश्चन पता चल गया। राग वृंदावनी का और कौन सा जो संप्रकृति राग कौन से, एक तो सुर बहार हो गया, सुर मल्हार हो गया, और एक हो गया आपका मेघ मल्हार। ठीक है, ये क्या है, वृंदावनी सारंग का संप्रकृति राग है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राग आश्रय होते हुए भी शाड़व जाति राग का है। ठीक है, तो मारवा है, पूर्वी है, भैरवी है, आसावरी है। तो आपका आंसर नंबर 1 हो गया मारवा। राग मारवा आश्रय राग होते हुए भी शाड़व जाति का है, क्योंकि इसमें पंचम स्वर पूर्णता वर्जित हो जाता है। ठीक है, मतलब ये आश्रय राग होने के बाद भी है जो इसमें है, जो जब राग में लगता है तो पंचम स्वर पूर्णता वर्जित हो जाता है। फिर है पखावज पर सामान्यतः गंभीर तालें बजाई जाती हैं। कौन सी, सूल ताल, खेमटा ताल, धमार ताल, चाल ताल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2 पे खेमटा ताल। फिर है पखावज पर सामान्यतः गंभीर ताले खेमटा ताल बजाई जाती है। और पखावज एक वाद्य यंत्र है और यह उत्तर भारतीय शैली का एक ढोलक है। तबले की उत्पत्ति इसी यंत्र से हुई। अमीर खुसरो पखावज ही है जो बजाते थे। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, जो क्वेश्चन का आंसर हो गया, पखावज में सामान्यतः गंभीर ताले खेमटा ही बजाई जाती है। फिर पखावज एक वाद्य यंत्र तो आपको पता है। फिर ये उत्तर भारतीय संगीत शैली का एक ढोलक है। ठीक है, ये भी है जो कहा जा सकता, मतलब पूछा जाता है कि तबले की उत्पत्ति भी इसी यंत्र से ही हुई। ठीक, इसी यंत्र से ही अमीर खुसरो ने बताया थे। देखिए अमीर खुसरो की जब आपको हम जीवन परिचय बताएंगे, जो मेन स्टेटमेंट हम आपको जो एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मेन स्टेटमेंट है जो मतलब ये भी इससे रिलेटेड है, घराने से रिलेटेड है, उससे बनने वाले क्वेश्चन। फिर आपके है जो ये है अमीर खुसरो वगैरह ये सब है। ठीक है, गायक हैं, वादक हैं, उनसे रिलेटेड जो मेन टॉपिक के क्वेश्चन आंसर इससे बनते हैं, और एक वीडियो हम आपका इसी तरह से सीक्वेंस से लाते रहेंगे, जो कि इससे क्या है, आपको थ्योरी पूरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर को सबसे ज़्यादा है जो कम समय में अधिक से अधिक जानने का, उसको याद करने का, आपको नोट्स बनाने का आपको प्रयास करना, मतलब बना सकते हैं। इसकी वजह से है जो आपको नोट्स बनाने के लिए आपको पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो मेन टॉपिक है वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन से जोड़े की तालें हैं मात्राओं की दृष्टि से बेमेल हैं। इसके सूल ताल, झप ताल, रूपक, तीव्रा, धमार, दीपचंदी, लक्ष्मी, गणेश। ठीक है, जोड़े की तालों से कौन सी है जो भिन्न है। एक देखिए ये हो गई लक्ष्मी और गणेश। ठीक है, अब देखिए क्यों भिन्न है ये भी देखिए। एक तो सूल ताल, झप ताल, देखिए कितने, सूल ताल भी 10 मात्रा की होती है, झप ताल भी 10 मात्रा की, रूपक भी 7 मात्रा की, तीव्रा भी है, इनका भी पेयर सही है। फिर धमार भी 14 की होती है, दीपचंदी भी 14 की होती है। ठीक है, तो जब ये तीनों ऑप्शन सही हैं तो यही वाला ही तो गलत होगा। एक लक्ष्मी है, गणेश है। अब देखिए क्यों गलत है, देखिए लक्ष्मी ताल 18 मात्रा की ताल है और इस ताल के 18 विभाग होते हैं। गणेश ताल एक प्रचलित ताल है जो कि 20 मात्रा की ताल है तथा इसके 10 विभाग है। देखिए सीधी सी बात है, जब इसमें 18 मात्रा की है, ये 20 मात्रा की है, तो अलग तो होगी। फिर अतः विकल्प में लक्ष्मी गणेश ताल जोड़े में इनकी मात्रा असमान है, अतः अन्य सभी तालों की मात्रा एक दूसरे से मेल खाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्वर किसी भी राग में विवादी नहीं हो सकता। तीव्र मध्यम, षडज, शुद्ध मध्यम और पंचम। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा षडज। षडज स्वर किसी भी राग में विवादी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सभी रागों का आधार स्वर है। रागों की संख्या स्वरों की संख्या 7 होती है, सारे गामा पाधा नी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, निम्न में से किस राग में वक्र स्वर लगते हैं। वक्र की परिभाषा तो आप जानते हैं ना, टेढ़ी मेढ़ी इस तरह से, सीधे ना जाके तिरछी जाना, इधर उधर जाना, उसका मतलब यही होता है। ठीक, तो किस राग में वक्र स्वर लगते हैं। भैरवी में, भैरव में, तिलक कामोद में या भोपाली में। तो ऑप्शन इसका हो गया तिलक कामोद। राग तिलक कामोद में वक्र स्वर लगते हैं। ये राग बहुत ही मधुर है। इस राग की थाट खमाज है। इसके गायन का समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। वर्षा ऋतु में राग विशेष तौर पर अधिक गाया जाता है। एक देखिए क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये जरूर पूछा था कि वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले कौन कौन से राग हैं, जैसे मियाँ मल्हार, मेघ मल्हार, इस टाइप से, है ना। वो किसी समय भी है जो गाए जा सकते हैं, इसका कोई है जो समय निश्चित नहीं होता है। ठीक है,
अब देखिए, निम्न में से कौन सा स्वर किसी भी राग में वादी नहीं है? शुद्ध नी, शुद्ध गा, शुद्ध रे, कोमल नी। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन 4 कोमल नी। कोमल नी स्वर किसी भी राग में वादी नहीं है। वादी स्वर रागांग का केंद्र बिंदु है। राग को राज की संज्ञा देकर, राजा की संज्ञा देकर वादी स्वर को उसका राजा कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो गया? 4 कोमल नी है, जो किसी भी है जो राग में वादी नहीं होता है। सबसे ज़्यादातर अच्छी बात है, ये आपको बात पता चल गई, क्योंकि ज़्यादातर है जो पूछाता है किस राग का वादी क्या है, संवादी क्या है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, भीम पलासी राग में किस स्वर पर हम लोग है जो न्यास कर सकते हैं? धा पे कर सकते हैं, रे पे कर सकते हैं, गा पे कर सकते हैं, या सा पे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गा नंबर। ठीक है, 3 ऑप्शन नंबर गा का इस पे न्यास कर सकते हैं। अब देखिए, भीम पलासी राग में गंधार पर न्यास का ठहराव किया जाता है। काफ़ी राग का, काफ़ी राग, हाँ काफ़ी राग का, ये काफ़ी राग थाट का राग है। दिन के रागों में अति मधुर और कर्णप्रिय लगता है। इसके अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आलाप का प्रकार नहीं है? रूपकालाप, मेलापक, अलिप्त गान, राग आलाप। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाएगा मेलापक। ठीक है, ये आलाप का प्रकार नहीं है। मेलापक आलाप का प्रकार नहीं है। शेष सभी आलाप के आकार हैं। आकार में स्वर की ताकत और आवश्यक भागधारा बहाने के लिए धीमी गति, हृदयवेधी ढंग से जो राग स्वरों के छोटे छोटे स्वर समूह रुकते हुए लिए जाते हैं, वही आलाप कहलाते हैं। देखिए, आलाप की है जो परिभाषा को भी इन्होंने अच्छे से स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, कि आलाप है जो किसे कहते हैं। ये देख रहे हैं बच्चों, देखिए अगर आप है जो मतलब ऑनलाइन अगर आप पढ़ते हैं, ये तो आपको समझ में आता है। क्वेश्चन है जो आपके है जो आपने देखे होंगे, लेकिन इससे बहुत से क्वेश्चन, इतना पिछला बैकअप है जो ये 25,000 चल रहा है। ठीक है, सन 25 चल रहा है, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि मतलब ये आपको क्वेश्चन तो आपको मतलब मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो आपको विद है जो मतलब प्रूफ के साथ में एक्सप्लेनेशन करने को बहुत ही आपको कम मिलेगा। इतना पुराना टॉपिक आपको बहुत है जो कलेक्शन भी वो भी कम मिलेगा। इसलिए आपसे बच्चों है जो हम मेरा स्पेशल रूप से मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि पहली नोटिफिकेशन जब भी आए, ठीक है, तो वो आप लोगों के पास तुरंत ही पहुंच जाए, आप उसको है जो देख सकें। और उसको सर्च करने के लिए आप है जो टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, ASMG नाम से। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चों से लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हमारी तरफ से थैंक्स।